वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम आज इंडसइंड बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आज के बाद आपको इंडसइंड बैंक के साथ क्या करना है और आगे अगर कुछ ऐसे इवेंट्स आते हैं इंडसइंड बैंक में तो क्या करना चाहिए और नहीं आते हैं तो भी क्या करना चाहिए, ठीक है। और क्या हुआ है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इसके बारे में बोला गया कि अब ये येस बैंक बन जाएगा या फिर ये ख़त्म हो जाएगा, ये कभी इसके मैनेजमेंट में ट्रस्ट नहीं है और ये ट्रस्ट क्यों नहीं है और क्या ये वापस से रीगेन होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो हम इसे आप देखेंगे कल ये अराउंड 27% का फॉल आया और आज भी आज सुबह ओपन हुआ तो सडनली ये 7 या 8% नीचे चला गया। तो ये क्यों हुआ? अगर आप देखोगे तो कल जो मार्केट गिरा इतनी तेज़ी से, इंडसइंड बैंक गिरा, तो हुआ क्या कि जितने लोगों का आज मार्जिन कॉल आना था वो सबका सुबह सौदा कटा, सुबह सौदा कटा, तो वो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे गया। और इस पैनिक में आज भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला, यानी बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स या बहुत सारे कुछ बड़े प्लेयर्स जो अगर कुछ होंगे तो वो एग्जिट कर गए होंगे। इससे क्या होता है कि जब इतनी ज़्यादा लोग एग्जिट कर जाते हैं तो ये स्टॉक करीबन शायद कभी बॉटम बना देता है। लेकिन अब आपको एग्जैक्टली इसमें करना क्या चाहिए और एग्जैक्टली चल क्या रहा है, अगर आप देखेंगे तो चलिए मैं जून से पहले आपको बताता हूँ इसमें क्या हुआ था। पिछले साल 2023 में सितंबर में एक आरबीआई ने रूल लाया, 3-4 रूल आए थे। उसमें एक रूल था कि आपको जो लॉस है उसको M2M लेना पड़ेगा, हर रोज़ या क्वार्टरली बेसिस पे सेटल करना पड़ेगा। अब इंडसइंड बैंक ने किस लॉस को सेटल किया वो एक बार जान लीजिए। ये क्या करते थे कि जो फॉरेन से करेंसी का ये पैसा लेते थे, फॉरेन करेंसीज को लेते थे, अगर उनको फॉरेन करेंसी में ही रखते थे, यानी येन में अगर पैसा उठाया येन में ही रखते थे तो ये हेजिंग नहीं करते थे। अगर डॉलर में उठाया तो डॉलर में रखते थे, अगर हेजिंग नहीं करते थे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ करेंसीज को ये जब वो पैसा उठाते थे और उसको अगर आईएनए में कन्वर्ट करते थे तो उसे हेजिंग करते थे, तो ये इंटरनल एक ट्रेडिंग करते थे। उसका क्या हुआ, उसका इन्होंने जो प्रॉफिट हुआ उसको तो इन्होंने बुक किया, बट जो लॉस हुआ उसको कैरी फॉरवर्ड करते गए, उसको उन्होंने बुक नहीं किया। अब ये आया था सितंबर 2023 में और इसे 1 अप्रैल 2024 से लागू होना था। तो प्रॉब्लम क्या, इन्होंने लागू किया उस चीज़ को 1 अप्रैल 2024 से। उस वक्त इन्होंने क्या किया, जितने भी इंटरनल ट्रेड्स हैं जिसमें इनको लॉस हुआ उसको उस वक्त उन्होंने सारा बुक कर लिया। अब मैनेजमेंट ने एनालिस्ट कॉल भी किया, उसमें भी इन्होंने कहा कि हमने अब 1 अप्रैल से पहले का ये सारे लॉस है, उसके बाद ऐसा कोई ट्रेड नहीं किया गया जिसमें हमारे पास कोई लॉस हो। अब यहाँ पर दो चीज़ें या एक दो चीज़ें आप नोटिस करोगे तो जो इनके सीईओ हैं, जो एमडी थे या डिप्टी सीईओ थे, उनको तो सरासर मतलब उन्हें जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जब अप्रैल में जब ये सब कुछ क्लोज हो गया था, मार्च में इन्होंने शायद ट्रेड वगैरह सारा क्लोज कर दिया, उसके बाद जब उसके बाद इन्होंने क्या किया, जून में और मई में इन्होंने अपने सारे प्लेज शेयर्स जो इन्होंने प्लेज कर रखे थे उन सबको अनप्लेज किया। फिर उन्होंने जून जुलाई में सेल किया और इसके बाद सितंबर से आप देखेंगे स्टॉक 1400 से अराउंड अब 600 पे आ गया, 700 पे गया, तो ऑलमोस्ट 50% गिर गया। तो ये तो कंफर्म है कि इंटरनल किसी ना किसी को पता था, और क्योंकि इन्होंने प्लेज शेयर को अनप्लेज करके सेल किया तो इनको तो कुछ आइडिया था। अब ये कुछ भी बोले, इंडिया में तो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, बट एक चीज़ तो क्लियर है कि इनको कुछ ना कुछ पता था। और ये चीज़ इन्होंने 1 क्वार्टर पहले पता, 1 क्वार्टर पहले पता था, क्योंकि एनालिस्ट कॉल में भी इन्होंने कहा कि हमें कुछ आइडिया था बट लॉस इतना बड़ा है उसका नहीं पता था, इसलिए इन्होंने कोई एक्सटर्नल ऑडिट बैठाया था। अब ये उन्हें पता चला, जो एक्सटर्नल ऑडिट बैठा उसको उन्होंने शायद इवोल्यूट किया, आरबीआई ने इन्हें बोला होगा कि भाई आप इसे बुक करो, इसे निकालो, तो इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिट बैठाया, ऑडिट बैठा के इन्होंने निकाल के लाया कि हाँ भाई हमें को 1500 कुछ करोड़ का लॉस है ओवरऑल। अब आप एक चीज़, अब मैं आपको एक इसमें कॉन्टेक्स्ट एक और बताता हूँ। कल क्या हुआ, कल हिंदुजा ग्रुप के प्रमोटर जो है अशोक हिंदुजा जो है वो आए, वो न्यूज़ चैनल पे आके एक इंटरव्यू दिया कि नहीं बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ सही है, कोई इशू नहीं है, मैनेजमेंट भी ठीक है, सब कुछ है, हम सपोर्ट करेंगे, अगर कंपनी को कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी बैंक को तो हम रेडी हैं उस फंड्स को प्रोवाइड करने के, ये सब ओके है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब एक बैंक प्रोफेशनली मैनेज होता है तो उसमें प्रमोटर को आके स्पेसिफिकली इंटरव्यू देना बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ट्रीट किया जाता है, इसलिए स्टॉक जो है उनके इंटरव्यू देने के बाद भी गिरा। ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रमोटर, उस वक्त लगता है कि प्रमोटर इंटरफेयर कर रहा है।
लेकिन ये प्रमोटर साइड इशू नहीं था, क्योंकि इंटरनल ट्रेडिंग का इशू था। ये कोई किसी क्लाइंट बुक में इशू नहीं है। जैसे यस बैंक के साथ हुआ था। यस बैंक का क्या होता है, जिनको लोन दिया था वो डिफॉल्ट कर रहे थे, उन वहाँ से यस बैंक को प्रॉब्लम हुआ। जैसे वीडियोकॉन या फिर जेटवे, जिनको भी इन्होंने लोन दिया था वहाँ से डिफॉल्ट शुरू हुआ था। लेकिन इंडसइंड बैंक के साथ वो इशू नहीं है। इंडसइंड बैंक का क्या है, इंटरनल जो ट्रेडिंग हुआ, इन्होंने जो हेजिंग किया उसमें लॉस हुआ। इनका लोन बुक्स में कोई इशू नहीं है। लोन बुक्स ये अभी भी कह रहे हैं लोन बुक्स मेरा ठीक है। माइक्रो फाइनेंस का जो लोन जो लॉस हुआ, माइक्रो फाइनेंस का अलग सेक्टर जो इनको लॉस हुआ, उनमें क्या किया इन्होंने, उनमें क्या किया इन्होंने कि उसका लॉस को इन्होंने सेकंड क्वार्टर में बुक किया, और इस बार बोल रहे कि जो फोर्थ क्वार्टर है इसमें सारे लॉस को बुक करके एंड ऑफ द पिरामिड होगा। मतलब माइक्रो फाइनेंस के जितने भी लॉस होंगे और इसका जो लॉस होगा वो सारा इस क्वार्टर में बुक करके इसे एंड करेंगे। तो ये एक तरीके से फोर्थ क्वार्टर, हाँ, लॉस में होगा। बट ये समझना होगा, ये सब कुछ जो माइक्रो फाइनेंस का लॉस है वो सिर्फ इंडसइंड बैंक का नहीं, पूरे सेक्टर का है। सारे माइक्रो फाइनेंस स्टॉक का सारा लॉस है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये लॉस जो है ये इन्हें पता था। ये स्टार्टिंग से इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट को पता था, क्योंकि ये मैनेजमेंट ही जो इंटरनल ट्रेडिंग होता है, जो हेजिंग होता है, वो मैनेजमेंट ही करता है, प्रोमोटर नहीं करता है। आपको अब तो यहाँ दो डिफ्रेंशिएशन होता है, मैं आपको दोनों डिफ्रेंशिएशन समझाता हूँ। प्रमोटर और मैनेजमेंट में इशू क्या था। जब किसी लोन बुक में दिक्कत आती है तो प्रमोटर पे डाउट जाता है, क्योंकि प्रमोटर यूजुअली इन्फ्लुएंस करता है मैनेजमेंट को कि आप इसे लोन दो, आप इसे उसे लोन दो, और वहाँ से अगर रिकवरी मुश्किल होती है तो लोन बुक में इशू शुरू होता है। जब आपका इशू सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग या इंटरनल कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, इंटरनल कुछ ये मैनेजमेंट इशू है, जब इंटरनल ट्रेडिंग में हुआ या किसी भी और चीज़ में हुआ, चाहे क्रेडिट कार्ड का हुआ कुछ भी, ये सब जब डिफ़ॉल्ट होते हैं तो मैनेजमेंट इशू आता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि प्रमोटर इशू नहीं है और मैनेजमेंट इशू है। अब एक और इशू आया कि भाई प्रमोटर ने क्या किया, अपना 16% स्टेक है उसका इन्होंने 50% प्लेज कर रखा है। अब देखिए, अब उन्होंने जो प्लेज कर रखा है उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा कोई और प्लेज नहीं किया। वो 8% बहुत टाइम से प्लेज है, वो प्लेज ही पड़ा है, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा प्लेजिंग नहीं किया, उस टाइम से ही प्लेज है। उन्होंने जबकि आके आरबीआई से परमिशन भी मांगा कि हम इस स्टेक को, जो 16% की स्टेक है उसको हम 26% करना चाहते हैं, उसका आरबीआई का क्लियरेंस आना बाकी है। उन्होंने प्रॉपर आगे कहा। तो जो प्रमोटर है वो इंटरेस्टेड है कि भाई हम स्टेक बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ, मैनेजमेंट के साइड से। अब मैनेजमेंट, अब देखोगे कि 2 या 3 इवेंट एक साथ हुआ। इनका सीएफओ रिजाइन किया, फिर आरबीआई ने क्या किया, इनके मैनेजमेंट को, जो इनका सीईओ है उसको टेन्योर जो 3 साल का ये मांग रहे थे उसको एक्सटेंड करने से मना करे, बोला सिर्फ 1 साल का। वो अगर मैं मानूँ तो ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसे सीईओ को रहना भी नहीं चाहिए इस पोस्ट पे, उनको इमीडिएट रिजाइन करना चाहिए। क्योंकि उन्हें जब पता था, उन्होंने जब अप्रैल में से कोई ट्रेड नहीं किया, उससे पहले अगर उन्होंने ट्रेड क्लोज किया है तो उन्हें डेफिनेटली इस चीज़ का तो पता होगा ना कि भाई ये लॉस बुक किया उन्होंने। अगर उनको ये चीज़ पता था तो फिर उन्होंने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उन्होंने Q3 के जब रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया तो उन्होंने जब उससे पहले, जब उन्होंने अक्टूबर में जब उन्होंने ऑडिट बैठाया तो उन्हें बताना चाहिए था ना कि वी आर एक्सपेक्टिंग सम अदर कंडीशंस ऑल्सो, हमारे पास कुछ और भी कंडीशंस आ सकते हैं इस रिजल्ट में, ये डिफ़ॉल्ट हमारे इस सेक्टर से भी हमें कुछ लॉस निकल गया था, वो चीज़ इन्होंने नहीं बताया। अब हम आते हैं थोड़े स्टॉक पे। ये रहा इनका पूरा मैनेजमेंट का, बट हम एक बार स्टॉक पे आ जाते हैं। स्टॉक देखेंगे तो प्राइस टू बुक से नीचे आ गया है। अब यार, अब न्यूज़ चैनल देखोगे तो वो तो कह रहे बुक का ही नहीं पता, बुक, अरे बुक का क्यों नहीं पता। प्रॉब्लम हमारे बुक में नहीं आया है, हमारा प्रॉब्लम लोन बुक में नहीं आया है। प्रॉब्लम सिर्फ ट्रेडिंग का बुक था, जो हेजिंग था उसमें, डेरिवेटिव में थी, वो उन्होंने वन टाइम बुक कर लिया है। हमारा लोन बुक का वो एश्योरेंस है कि भाई लोन बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर इंडसइंड बैंक आगे जाके कोई लोन बुक में कोई इशू नहीं दिखाता जैसे वो कह रहे हैं, फिर तो ये स्टॉक यहाँ से सही है, यहाँ से ये स्टॉक वेल एंड गुड। अगर आपके पास है या नहीं है, अगर आप चाहें तो भी आप यहाँ से होल्ड करके अगर आपके पास है तो आपको यहाँ से नहीं सेल करना चाहिए, स्पेशली इस रेट पे, क्योंकि अगर लोन बुक में कोई इशू नहीं है तो बैंक विल रिकवर डेफिनेटली, अच्छी बाइंग प्राइस है। अगर ऐसे ही और भी कुछ इश्यूज आते रहते हैं बैंक में कि अब भाई लोन बुक में आ गया, इसमें आ गया, वो उसमें आ गया, तो फिर स्टॉक नीचे जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर रखना पड़ेगा। दो आप नोटिस करेंगे कि अगर कुछ इशू आता है तो इसे आप एग्जिट करें, अगर कोई और इश्यूज नहीं आते तो ये वेल एंड गुड, अच्छे प्राइस लेने का। अब न्यूज़ चैनल तो यही है कि आपको नीचे में बोलेंगे बेच दो, ऊपर बोलेंगे भाई ले लो। तो अगर आप वैसे जाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड भाई, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा आपको डीप देखना पड़ेगा कि इशू कहाँ है।
मैनेजमेंट इशू है, प्रोमोटर इशू है, या फिर गवर्नेंस इशू है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये ऑडिट चल रहा है, वो बोले हैं कि मार्च के एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मार्च का एक जब भी आएगा रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट आएगा, उस वक्त का क्लियर हो जाएगा, फिर एक बार हम उसको देख लें। अब अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 15 से 1600 करोड़ का माइक्रो फाइनेंस में लॉस हुआ है, और 15 से 1600 करोड़ का इनको इस डेरिवेटिव ट्रेडिंग में लॉस है। तो अराउंड 3200 से आप ये मान लीजिए 3500 करोड़ का लॉस है। इनका क्वार्टरली जो प्रॉफिट आता है वो आता है 2000 करोड़ के, 1500 से 2000 करोड़ के बीच में। ओके, तो ये अराउंड 2 क्वार्टर का लॉस ये लेंगे, तो इसीलिए अब प्राइस टू बुक भी थोड़ा नीचे आएगा। तो अब मैं मान लेता हूँ जब ये प्राइस टू बुक क्वार्टर 4 का रिजल्ट आता है और सब कुछ सेटल होने के बाद इनका जो आता है वो अराउंड आता था आपका कितना 0.8 पे या 9 पे, तब भी ये रीजनेबल है या चीपर रेट है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इस रेट पे मत बेचें, थोड़ा होल्ड करें, मैनेजमेंट को आने दे, 2-3 क्लैरिफिकेशन और आने दे, देखें क्या होता है, फिर इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। इस रेट पे अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली मेरे पास यही था आपको बताने के लिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या इशू है, क्या नहीं इशू है। लोन बुक में मुझे इशू नहीं दिखता है, मुझे सिर्फ एक ट्रेडिंग सेक्टर में इशू दिखा। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर मेरे पास ये स्टॉक होता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एवरेज करता। अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ डेफिनेटली एवरेज करता। अगर मेरे पास नहीं है, अगर मैं पोजीशन लेना चाहता तो मैं यहाँ पे ज़रूर लेता, क्योंकि ये एक मेरा पर्सनल व्यू है, आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको नहीं बेचना चाहिए। ठीक है, वैसे बैंक में कोई इशू नहीं है, बैंक में ट्रेडिंग इशू था जो कि इन्होंने बोला 1 साल के लिए रिजॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और उनके को ज़रूर शेयर करें जिनके पास ये स्टॉक है। थैंक यू वेरी मच।